आप जब देखते हो कहीं पे भी कि ऐसा होगा तो वैसा हो जाएगा, कुछ प्रकार के बहुत सारे योग बताए गए हैं, है ना। और वो योग जो हैं वो फलीभूत नहीं होते। आपको जिस भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे आपको नव पंचम योग, महालक्ष्मी योग, महाभाग्य योग या गज केसरी योग या पंच महापुरुष योग, बहुत सारे आपको योग बताए जाएंगे। इसकी दृष्टि उसके ऊपर है, पर ये सब चीज़ें कब काम करती है वो बेसिक चीज़ें मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आपकी कुंडली में इतने सारे योग होने के बाद में भी वो क्यों फलीभूत नहीं हो पा रहा, उस बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो मैं थोड़ा सा रिकॉल कर लेता हूँ ताकि जो नए दर्शक हैं उनको समझ में आए कि मैंने पिछली बार क्या समझाया था। तो सबसे पहले देखिए, हमने ये बताया था कि जो भी ग्रह है उनको हमने 3 सेगमेंट में डिवाइड किया है। देवग्रह की लॉबी में, ये देवग्रह की लॉबी है, इसके अंदर सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु आ गए ठीक है। फिर उसके बाद में राक्षस ग्रह की लॉबी में हमने 3 ग्रहों को ले लिया, शुक्र, शनि और राहु। फिर और जो बुध और केतु है इसको नपुंसक की संज्ञा दी गई है, मतलब दोनों के बीच में कार्य करते हैं। जैसे मतलब देवग्रह के साथ में है तो देवग्रह जैसा बर्ताव करेंगे, और राक्षस ग्रह के साथ में है या उन पर राक्षस ग्रहों का प्रभाव है तो वो राक्षस की तरह जो है वो कहीं ना कहीं तकलीफ देंगे। अब जो मैंने कुंडली पिछली बार ली थी उसमें मैंने आपको जो समझाया था वो ये समझाया था कि हमको हमेशा सबसे पहले लग्न से स्टार्ट करना होता है। लग्न को देखने के लिए जो आपका ये हाउस है, फर्स्ट हाउस, उसमें जो भी राशि है उसको लग्न कहा जाता है। तो अब ये देखना है कि ये जो लग्न है वो किस लॉबी का है, देव लॉबी का है कि राक्षस लॉबी का है, या फिर बुध केतु की लॉबी का है जो मीडिएटर बीच के हैं। तो ये जैसे कि कर्क राशि है, और हमने पहले बताया है कि कर्क राशि का जो लॉर्ड है चंद्रमा वो देवग्रह की लॉबी में आता है। तो अब इसको कहने का अर्थ मेरा ये है कि अगर ये सारे ग्रह अगर आपकी कुंडली में प्रबल हैं तो आपके सारे राजयोग प्रबल, मतलब फायदा आपको करेंगे, आपको जीवन में दिखेगा। लेकिन अगर ये सारे ग्रह कहीं ना कहीं नेगेटिव में हैं तो वो आपको फायदा नहीं दिख पाएगा। भले कोई भी योग बन रहा हो, चंद्र मंगल का योग बन रहा हो, चंद्र मंगल का चाहे कोई भी योग बन रहा हो, हम योगों पे नहीं जाएंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर आप इस प्रकार से कुंडली देखते हैं तो आपको हमेशा थोड़ा दिक्कत रहेगी। अब आते हैं हम कुंडली पे जैसे मैंने पिछली बार बताया था आपको कि चंद्रमा जो है वो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सूर्य का है, मतलब कि यहाँ पे चंद्रमा स्ट्रांग है। अब इसको आप अगर षटबल में देखने जाओगे तो यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा षटबल के अंदर कि चंद्रमा की क्या स्थिति है। इसको चेक करने का दूसरा तरीका ये है कि षटबल में जो चंद्रमा है, ये जो चंद्रमा है वो क्या स्थिति दिखा रहा है। फिर मैंने कहा कि दूसरा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये देव लॉबी की कुंडली है, देवग्रह की लॉबी की कुंडली है, तो इसमें इन सब ग्रहों का प्रबल होना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं, मान लीजिए मंगल की बात करते हैं, तो मंगल कहाँ बैठा हुआ है? स्वाति नक्षत्र में, मतलब राहु नक्षत्र में बैठा हुआ है, क्योंकि है देवग्रह और लॉबी, और जो लग्न की लॉबी है वो भी देव है, तो इस मंगल का प्रबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन ये स्वाति नक्षत्र में आ गया, राहु के नक्षत्र में आ गया, मतलब इस मंगल का प्रभाव आपको नहीं दिखने को मिलेगा। अब आते हैं वापस सूर्य पे। सूर्य को देखते हैं तो सूर्य अनुराधा नक्षत्र में है, शनि के नक्षत्र में, शनि की दृष्टि है, तो यहाँ पे सूर्य भी इतना प्रबल रूप से कार्य नहीं कर पाएगा। फिर गुरु को देखेंगे, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट प्लेनेट हैं इस कर्क लग्न के लिए, तो गुरु जो है वो भी फिर से आप अगर देखेंगे तो पूर्वा आषाढ़ नक्षत्र में बैठा हुआ है, और पूर्वा आषाढ़ नक्षत्र जो है वो शुक्र का नक्षत्र होता है अल्टीमेटली, मतलब ये गुरु भी अटक गया। तो अब इस कुंडली के बारे में जब भी हम बात करेंगे तो ये समझने की कोशिश करिए कि चंद्रमा ठीक ठाक यहाँ पे काम कर रहा है, बाकी मंगल बिल्कुल काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जो एरिया है वो राहु का है, नक्षत्र जो है वो राहु का है। यही सूर्य की बात करते हैं, सूर्य अनुराधा नक्षत्र में है तो शनि के नक्षत्र में आ गया। गुरु जो है वो शुक्र के नक्षत्र में आ गया, और गुरु तो और भी दिक्कत में आ गया, क्योंकि गुरु जो अपने स्थान में बैठा है 6th हाउस के अंदर, जो कि उसकी पोजीशन इतनी ठीक नहीं मानी जाती, और साथ में राहु और आ गया, तो ऋण की समस्या, रोग की समस्या और शत्रुओं की समस्या ये यहाँ पे आ जाती है। अब एक तो हमने ये चेक कर लिया। अब राक्षस ग्रह, अब ये तो मतलब ये कि जो इसके फेवरेबल प्लेनेट हैं, जो इस कुंडली को सपोर्ट कर सकते हैं, उनकी स्थिति तो है कमजोर। अब ये देख लेते हैं कि राक्षस ग्रह जो हैं उनकी स्थिति कैसी है, ताकि क्या मतलब वो थोड़े शांत है कि नहीं है, नहीं तो इस कुंडली को और भी खराब कर देंगे। भले आपको शुक्र मंगल का योग दिख रहा होगा यहाँ पे, अगर मालव्य योग भी दिख गया,
ठीक है ना। सब रोचक योग, जो भी आप जितने भी योग देखते हो, कहीं ना कहीं चंद्रमा से बन जाएगा, आपका लग्न से बन जाएगा, सूर्य से बन जाएगा, तो इस प्रकार के बहुत सारे योग बनते हैं, लेकिन वो फलीभूत नहीं होते। तो अब जो बात करते हैं, हम आते हैं सबसे पहले शुक्र पे। तो अब शुक्र को क्या होना था, इस जो कॉन्सेप्ट है इसके अनुसार शुक्र को कम से कम चंद्रमा के, मंगल के, सूर्य के, गुरु के नक्षत्र में अगर होता तो शुक्र थोड़ा अपना प्रभाव कम कर पाता, लेकिन यहाँ पे शुक्र पुनः स्वाति नक्षत्र में है, मतलब कि राहु के नक्षत्र में, तो राहु का प्रभाव फिर से आ गया। अब अगर हम बात करें कि शनि की क्या स्थिति है, तो शनि जो है वो मृगशिरा नक्षत्र में। मृगशिरा नक्षत्र किसका है? मृगशिरा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र होता है। यहाँ पे शनि को हम थोड़ा कमजोर मान सकते हैं, मतलब कि जो आप इस कुंडली को चोट पहुंचाने वाला था, नुकसान पहुंचाने वाला था, वो शनि थोड़ा यहाँ पे कमजोर हुआ है। और फिर अब हम देखते हैं राहु को। राहु कहाँ पे बैठा हुआ है? राहु पूर्वाषाढ़ में, मतलब शुक्र के नक्षत्र में बैठा हुआ है। अल्टीमेटली इसका कहने का मेरा मतलब ये है कि इस कुंडली में सिर्फ और सिर्फ जो है वो चंद्रमा एक तरीके से बली माना जा सकता है। बाकी शनि जो आपको नुकसान पहुंचा सकता था, कर्क लग्न के अंदर शनि मार्केश भी होता है, डबल मार्केश होता है, क्योंकि 7th हाउस का लॉर्ड है और 8th हाउस का लॉर्ड है, पर वो शनि इतना प्रभाव नहीं दिखाता। अन्यथा अगर ये शनि भी बहुत प्रभावपूर्ण स्थिति में होता तो इस व्यक्ति की आयु को कम कर देता, खत्म कर देता। अब इसमें कुंडली में हम वापस एक चीज एनालिसिस करेंगे कि चंद्रमा एक प्रभाव में है और जो नुकसान देने वाला ग्रह है शनि, वो थोड़ा कम प्रभाव में, कंट्रोल्ड में है मृगशिरा नक्षत्र के अंदर, और दूसरा मंगल की दृष्टि भी शनि पे है। तो अल्टीमेटली इस कुंडली में अगर मंगल को बढ़ाया जाए, मंगल को पावरफुल करा जाए, तो इस व्यक्ति के लिए पंचम स्थान और कर्म का स्थान, 10वां स्थान जो है वो पावरफुल होता है और इसकी थोड़ी समस्याओं का समाधान हो सकता है। दूसरी जो बात मैं समझाना चाह रहा था, ये समझाना चाह रहा था कि इन सभी ग्रहों के अंदर सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है, क्योंकि राहु जो है वो भाई आपका मंगल स्वाति नक्षत्र में है, राहु के नक्षत्र में है, ठीक है। तो अब ये मंगल जो है इसको वापस कौन दबा रहा है? राहु खत्म कर रहा है यहाँ पे। तो राहु के यहाँ पे उपाय करने पड़ेंगे। अब उपाय की जो श्रृंखला आएगी उसमें बताएंगे कि कौन से भाव में कौन सा ग्रह बैठा होता है, तो किस प्रकार से कैसे उपाय किए जाते हैं। लेकिन अब समस्या क्या आ रही है? देखिए, कुंडली को हमेशा शतरंज की तरह समझिए, जैसे शतरंज हम खेलते हैं और सारे प्यादे और जितने भी सिपाही और जो भी होते हैं, सारा घोड़ा, हाथी, ऊंट, क्या चाल चलेंगे, कहाँ बैठे हैं, किसकी नज़र में है, ये सारा, तो जब भी आप कोई भी कुंडली देखते हैं ना, उसको शतरंज के जैसे समझिए। तो अब मैं मंगल को उठाना तो चाह रहा हूँ, मंगल का कोई स्टोन मैं इनको पहना सकता हूँ, क्योंकि चतुर्थ स्थान में मंगल है तो कोई समस्या नहीं है, ठीक है। और 5th हाउस का, अभी इसमें भावन के कॉन्सेप्ट को मत डालिएगा कि ये अपने स्थान से 12वां हो गया, तो वो मत करिएगा। लेकिन मंगल जो है उसको मुझे उठाना है, तो मंगल को उठाने के लिए मैं जो ये आपका मूंगा पहन सकता हूँ, लेकिन इसके साथ में मुझे राहु को भी सेट करना पड़ेगा, तब जाके ये मंगल जो है वो प्रभावशाली हो पाएगा और इस कुंडली में कुछ हद तक समस्याओं को दूर कर पाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा? आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट करिएगा। 1-2 क्वेश्चंस पहले कुछ कमेंट्स मुझे मिले हैं, उनको भी मैं शांत करूंगा, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो एक कॉन्सेप्ट और मैं समझाना चाह रहा हूँ कि इसमें अब क्या उच्च नीच के ग्रह और ये जो हम सब देखते हैं कि प्रबल है, वो सारी चीज़ें यहाँ काम नहीं करती। मैंने आपको बोला कि ये ना 2 ग्रहों के प्रभाव सबसे ज़्यादा है राहु के, और राहु खुद किस में है? पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में। पूर्वाषाढ़ नक्षत्र किसका है? पूर्वाषाढ़ नक्षत्र जो है वो शुक्र का है। आप इसको चेक करने के लिए आप षटबल में जाइए, देखिए चंद्रमा आपका मैंने पहले आपको बता दिया, फिर शुक्र देखिए पूर्वाषाढ़ नक्षत्र का स्वामी, गुरु पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में है, फिर आपका राहु पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में है, मतलब शुक्र के द्वारा जो है वो राहु गतिमान है। वॉट एवर द थिंग्स हैज बीन डन बाय द राहु, इट इज ड्यू टू द वीनस, मतलब उसके ऑर्डर में है या उसके प्रभाव के अंदर है। तो यहाँ पे वीनस को भी देखना पड़ेगा। अब वीनस कहाँ का लॉर्ड आ रहा है? वीनस 11th हाउस का आ रहा है और 4th हाउस का आ रहा है। तो 11th हाउस और 4th हाउस को भी ठीक करने के लिए शुक्र का उपाय करना पड़ेगा। अगर ये दोनों चीजें हम करते हैं, 3 उपाय मतलब मेन हो गए। मंगल को हमको प्रबल करना पड़ेगा, दूसरा राहु को हमको शांत करना पड़ेगा, 6th भाव के अंदर ये जब राहु है तो हमेशा सेवा से खत्म होगा। ये आप सोचिए कि मैं इसकी अब पूजा पाठ कर लूँ, कुछ ऐसा कर लूँ, तो राहु यहाँ पे
जो है वो शांत सिर्फ और सिर्फ सेवा से होगा। सेवा किसकी करनी है? सेवा गुरु की करनी है, टीचर की करनी है, और क्योंकि गुरु स्थान के अंदर है और शुक्र भी इसका लॉर्ड है, अल्टीमेटली गुरुजनों का सपोर्ट लेना पड़ेगा। अब देखिए प्रैक्टिकली जो उपाय हम करते हैं, अब गुरुजन कौन हो गए? गुरुजन वो हो गए जो आपके कार्य क्षेत्र से रिलेटेड या आपकी जो जीवन में समस्याएं चल रही हैं उनसे संबंधित आपको ज्ञान दे सके। गुरु का मतलब कोई भगवा वाले वस्त्र वाले गुरुदेव जो हम बोलते हैं वो आध्यात्मिक उन्नति के लिए। अगर आप सांसारिक उन्नति चाहते हैं, ठीक है, उनके उपदेश आपकी मदद कर सकते हैं, आपको सही राह दिखा सकते हैं, आपके संस्कार को, आपकी चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन आपके मेटेरियलिस्टिक गुरु कौन हुए? मेटेरियलिस्टिक गुरु वो हुए जो आपके कर्म क्षेत्र में आपसे ज़्यादा समझदार हैं या आपकी चीज़ों को समझते हैं। तो जो फाइनेंस समझता है वो गुरु हो गया, जो आपके बिजनेस को समझता है, उसके जो लीडर्स हैं बिजनेस के वो गुरु हो गए। तो उन लोगों से आपको चर्चा करनी पड़ेगी, तब जाके आप वो, या उनकी सेवा करनी पड़ेगी, उनकी मदद करनी पड़ेगी, उनको रेस्पेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके आप अपनी समस्याओं से दूर निकल पाएंगे और अपने जीवन को उच्च स्तर की तरफ लेके जाएंगे। ये सेकंड भाग था। अब थर्ड भाग में हम ये बात करेंगे कि अगर ये लग्न जो है वो बुध और केतु का, बुध का हो जाए, मतलब कि कन्या लग्न हो जाए और मिथुन लग्न हो जाए, तो फिर ग्रहों की क्या स्थिति होगी, उसके बारे में हम फिर अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसी प्रकार के जितने भी वीडियो मैं कोशिश करूंगा आपको बता सकूं, जो भी नॉलेज मेरे पास में है वो आपके साथ मैं उसको डिलीवर कर सकूं, ताकि जो ज्योतिष में बहुत सारे भ्रम पैदा हो रहे हैं या समझ नहीं पा रहे लोगों को, हमेशा लगता है कि ये ना मेरे कुंडली में तो ये भाग्य में ये सारे वो है, ठीक है, कॉन्फिडेंस के लिए अच्छी चीज़ है, लेकिन असलियत में उन चीज़ों का कोई उपयोग नहीं होता जब तक कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। धन्यवाद।